अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ एक ट्रेनर मौजूद है जो कि फाइवर, अपवर्क पे से डॉलर अर्न कर रही हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, 1100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुकी हैं ऑनलाइन। ये कैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से अपने प्रोजेक्ट उठा रही हैं। 1100 प्रोजेक्ट उठाना आसान बात नहीं है और पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर कमाना आसान बात नहीं है एज अ फीमेल। इसके अलावा यही सारी इनके पास एक पायनियर का कार्ड है, उससे ये पेमेंट विड्रॉ कर लेती हैं। इतना आसान प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है, एज अ फीमेल लोगों के पास गई होंगी। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल की और ये ऑनलाइन की दुनिया में कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं आप ऑनलाइन की दुनिया में कैसे आई? ऑनलाइन की दुनिया में जो है मैंने 2018 में जो है ना ज्वाइन किया थ्रू माय फ्रेंड। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया और जो है सिखाया। वो पहले से इस फील्ड में थे, तो वो मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं एक तरीके से। तो उन्होंने मुझे फाइवर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। मतलब मेरी जो इनिशियल प्लेटफॉर्म था वो फाइवर था। सबसे सही। पहले मैंने फाइवर पे जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट किया था एंड ठीक है। देन गिग्स क्रिएट की और फिर ऑर्डर्स वगैरह मुझे आना स्टार्ट हुआ। इससे पहले आप क्या कर रही थी? इससे पहले मैं ट्रेनर थी, इंस्ट्रक्टर थी। कंप्यूटर ही सिखाती थी, एमएस ऑफिस और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस देती सही। थी। 3.5 साल मैंने जॉब किया ऑलमोस्ट। उसमें क्या काम करती थी? अभी एक्सेल, वर्ड, और अभी तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल देखा है, उसमें तो आपने फोटोशॉप भी सिखा रही हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे तो आपने एक्सेल और वर्ड नहीं सिखाया, उस पे तो आपने शायद फोटोशॉप सिखाया, उस पे भी एक्सेल और वर्ड दोनों एक्सेल वर्ड उसमें सिखाया, लेकिन बहुत इनिशियल की वो वीडियोज़ हैं, बहुत स्टार्ट की। ठीक है। वो जो मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनको गवर्नमेंट की नौकरियाँ चाहिए आजकल। वो जी ज़्यादातर जी। बोलते हैं कि हमें बहुत वर्ड। बेसिक सी उनको जो चीज़ें जो है ना सीखनी होती हैं ना, तो वो फिर वर्ड एक्सेल पे यहाँ पर जो है ना वो अपना काम सही। कर रहे होते हैं। ये बात बताएं आपको, मुझे एक जो आपकी मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, उस पे आपने अपवर्क भी लिखा हुआ था, फाइबर भी लिखा हुआ था। उसके अंदर जो मेरा पहले सवाल है वो है, फोटोशॉप ज़्यादा बेहतर है या कैनवा? वेल दोनों बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो न्यूबीज़ हैं वो कैनवा उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है यूज़ करना। लेकिन अगर वो एडोबी की तरफ आते हैं तो एज अ स्टार्टर, एज अ न्यूबी वो थोड़ा से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एडोबी बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल में डीप में है, बहुत है। बिल्कुल डिटेल में है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं, टूल्स अलग अलग हैं। तो एज अ अगर आप स्टार्टिंग में ग्राफिक्स की फील्ड में आप आ रहे हैं और आप कैनवा से स्टार्ट ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल होना है इस फील्ड में, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको एडोबी सीखना चाहिए। क्योंकि मैं मेरी फील्ड में अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैंने 10 क्लाइंट के साथ काम किया तो 10 में से 8 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एडोबी की रिक्वायरमेंट पे जो है ना वो हम मुझसे फाइल मांग रहे होते हैं। यानी कि ज़्यादातर आप ये कहना चाह रही हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो फोटोशॉप की फाइल रिकमेंड करते हैं। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, ये फाइल्स उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स में होती हैं कि तो ये तो हमें दोनों अलग चाहिए। अलग सॉफ्टवेयर थे, दोनों सीखने पड़ेंगे या फिर अगर फोटोशॉप भी सीख लें तो एक उसी से काम हो जाएगा? दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स तो हैं, लेकिन फोटोशॉप बेसिकली जो है अपने नेम से जाहिर है कि फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। हम इस पे डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, जैसे फ्लायर्स, पोस्ट वगैरह बना लेता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो क्लाइंट को प्रिंट करवानी है, जैसे बैनर है काफ़ी बड़ा या पैनाफ्लेक्स है कोई, तो उसके लिए फिर आपको इलिस्ट्रेटर की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि इलिस्ट्रेटर में जो है हमारे पास फैसिलिटी होती है कि फ़ाइल हमारी पिक्सेलेट नहीं होती है और जो है ना एआई फाइल के थ्रू हम इजीली प्रिंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अपवर्क में ज़्यादा इसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या फाइबर पे? डिपेंड करता है। अगर आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो डिपेंड करता है कि आपकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है या नहीं कर रही। और अगर कर रही है तो उस पेज पर ट्रैफिक है भी या ज़ीरो ट्रैफिक है, पहली चीज़। सेकंड, अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो अपवर्क पे आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं अपवर्क को। क्योंकि अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स तो आपको बिडिंग से मिलेंगे ठीक ज़्यादातर। है। गिग्स का उसमें भी है ऑप्शन, अपवर्क अब गिग्स की तरफ भी आ गया है जैसे फाइवर है, लेकिन उसको गिग का नाम नहीं दिया है, उसे प्रोजेक्ट कैटलॉग का नाम दिया हुआ है। वही। तो अगर आप बिडिंग ज़्यादा करोगे तो आपको प्रोजेक्ट उसी हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे। तो जितना आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इंग्लिश में लिखना होता है, वो फिर आप क्या डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना के यूज़ कर सकते हैं या हर एक को कस्टमाइज़ उस पे हमें रिप्लाई करना पड़ता है? डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कंडीशंस पे आप बना सकते हैं। वेल बहुत सारे लोग इसको मना करते हैं, लेकिन मैं न्यूबीज़ के लिए ये कहूँगी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना रहे हैं तो वो चीज़ें तमाम क्लाइंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट ही होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने प्रपोज़ल में क्लाइंट को कह रहे हैं कि भई मैं आपको फ्री मॉकअप की ऑफ़र दे रहा हूँ, तो ये फ्री मॉकअप की ऑफ़र आप ऑलमोस्ट तमाम क्लाइंट्स को देंगे, तो ये चेंज हमें नहीं करना।
सही। अनलिमिटेड रिवीजन्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये तमाम क्लाइंट्स के लिए है अनलिमिटेड रिवीजन, फास्ट टर्न अराउंड टाइम, ये तमाम क्लाइंट्स के लिए है। तो कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप हर एक क्लाइंट को बोलना चाहते हैं, तो वो आप टेम्पलेट पे बना के रख लें। लेकिन इसके अलावा प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी, ताकि क्लाइंट को ये चीज़ें समझ आएँ कि जो है हाँ, इस फ्रीलांसर ने हमारा प्रोजेक्ट पढ़ा है और ये अब बिड कर रहा है। ऐसे आपने ठीक। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना लिया और आपके प्रपोजल में क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल्स है ही नहीं, तो फिर ऐसे तो प्रोजेक्ट आपको जो है ना आप नहीं बिड नहीं कर यानी पाएंगे। कि आप ये कहना चाह रही हैं जो आपकी सर्विसेज हैं वो तो आप डिफ़ॉल्ट में मेंशन कर दें कि जैसे हमें फ्री एडिट है या मैं बिल्कुल 10 टाइम फ्री रिवीजन दे दूँगी, जो समथिंग जो भी एक्सवाइज़ेड आपकी जी जो जी सर्विसेज बिल्कुल सेक्टर में। लेकिन जो उसका प्रोजेक्ट है उसको आपने पहले रीड करना है, आइडेंटिफ़ाई बिल्कुल करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पहले सुकून से पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़नी है, फिर आपने उसके हिसाब से फिर आपको रिप्लाई देना है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अपवर्क पे तो ऐसा होता है, लेकिन फाइबर जैसे अपवर्क पे तो फाइबर है, उस पे तो हमें सिर्फ़ उस पे भी इसी तरह से प्रपोज़ल बना के सेंड करने होते हैं? नहीं, फाइवर पे पहले जो है ना बायर रिक्वेस्ट सेंड होती थी, लेकिन अब वो भी ऑप्शन फाइवर ने ख़त्म कर दिया है और अब जो है ब्रीफ का एक ऑप्शन आ गया है। ब्रीफ के ऑप्शन के थ्रू ये होता है कि हर एक स्पेसिफिक क्लाइंट को उसकी निश के हिसाब से या उसकी सर्विसेज के हिसाब से फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि ये एक पर्टिकुलर जॉब की डिस्क्रिप्शन है या डिटेल्स हैं क्लाइंट की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी जो है ना सर्विसेज से मैच हो रही है, तो आप इस पे क्लाइंट को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते सही हैं। है। कोई ऐसी बात, ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक आप अपवर्क की अगर बताना चाहें? अपवर्क की टिप्स एंड ट्रिक तो ये है कि जब भी आप प्रपोजल सेंड करें क्लाइंट को, सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने प्रपोजल में क्लाइंट का नाम मेंशन करें। अब सबके सवाल ये होंगे जो न्यूबीज़ हैं कि क्लाइंट का नाम तो मेंशन ही नहीं होता कहीं पर भी, मतलब ठीक उसकी जो है ना प्रोफाइल बिल्कुल में ऐसे ही लिखा है। हुआ ही नहीं होता। तो यहाँ पर एक परेशानी वाली बात आ जाती है। तो क्लाइंट का नाम हमें मिल जाता है रिव्यूज़ से। जब सही हम है। प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो स्क्रॉल करने पर नीचे क्लाइंट से रिलेटेड रिव्यूज़ होता है, जो उसने पास्ट प्रोजेक्ट पास में दिया हुआ है। कंप्लीट किए हुए होते हैं, मतलब जो है सेलर से करवाए हुए होते हैं। तो उसके अंदर किसी न किसी सेलर ने अपने फीडबैक में क्लाइंट का नाम मेंशन किया होता है। 10 में से 8 के आपको नाम पता चल जाएंगे इस तरीके से। तो नाम जब आप मेंशन करेंगे ना, तो एक थोड़ा सा एक कनेक्शन सा बिल्ड हो जाता है, लाइक जस्ट लाइक आप बोले हे हेनरी, लाइक इस तो तरीके से आप बोले। आप हाय हेलो करेंगे या हेलो सर हेलो मैम करेंगे तो ये थोड़ा सा थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है। तो आप नाम मेंशन करें इससे, ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ इसने होमवर्क किया है, इसको हमारा नाम पता है। देन क्लाइंट के प्रोजेक्ट को रीड कर उससे रिलेटेड अपने प्रपोजल में लिखें, ताकि क्लाइंट को ये पता चले कि इन्होंने प्रपोजल मेरा प्रोजेक्ट रीड किया और इनको समझ आ गया है। ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर मैंने इनसे जो है ना इंटरव्यू किया या इस सेलर का इंटरव्यू किया या इससे बात की, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थर्ड वन, पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करें अपना। पोर्टफोलियो नहीं है आपकी बिडिंग वेस्ट है, मेरी नज़र में वेस्ट है, क्योंकि आपने शॉप तो खोल ली, अब शॉप पे आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, तो तो कौन आके खरीद कुछ एग्जैक्टली लोग तो ऐसे अपनी तस्वीर तक नहीं लगाते। नहीं, प्रोफाइल पिक्चर तो अब तो अपवर्क में प्रोफाइल पिक्चर आप नहीं लगाएंगे तो प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होगी। तो वो लाज़मी बिल्कुल बिल्कुल वो लाजमी बाद में चेंज भी कर दें कर सकते हैं चेंज, लेकिन जो है अपवर्क पे हमारे जब हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारे एनआईसी के थ्रू हमारी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। तो हमें एनआईसी भी देना पड़ता है, अपना फ्रंट बैक, और अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई जो है ना अपना पोर्ट्रेट बनाकर लगा दें, कुछ अपवर्क अलाउ नहीं करता। फाइबर में और अपवर्क पे दोनों में यही कि हमें एनआईसी अपना प्रॉपर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अपवर्क स्टार्ट में ही मांग लेता है एनआईसी आपका, फाइवर कुछ टाइम बाद आपसे वेरिफिकेशन का कहता है, लेकिन मांगते दोनों हैं। लेकिन इसमें फिर 18 साल से जो बच्चे नीचे हैं फिर उनका तो एनआईसी नहीं है। तो पेरेंट्स का दे सकते हैं, गार्डियंस का दे सकते हैं, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं है तो इसलिए वो अपना नहीं दे पाते। यानी कि मदर के नाम पे बना जी, लिया, जी, फादर के बिल्कुल, नाम पे बना लिया और उसी को यूज़ कर ले, मसला नहीं आता। नहीं नहीं मसला नहीं आता। बस मतलब ये चीज़ ध्यान में रखें कि एक बंदा एक ही अकाउंट चलाए, ये आपकी रियलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वो एनआईसी रजिस्टर करवा दिया, मम्मा की नाम की आपने जो है ना प्रोफाइल बना ली, अब नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स आप जो है ना दोबारा से मम्मा के नाम की प्रोफाइल भाई मामा खुद बना रही हैं, हाँ, ऐसा ना हो। ऐसा ना हो, तो फिर तो बैंड हो जाएंगे, दोनों अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। हाँ, ये हो के अब फादर के नाम पे बनाया तो फादर से पहले बता देंगे भाई आपके नाम से मैं चल रहा हूँ, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अभी ऑब्जेक्टिव पैसा है, अभी मेरा नाम बाद में मैं नाम कमा लूँगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर उसका ऑब्जेक्टिव पैसा है तो फिर वो आराम से विड्रॉ। पेमेंट गेटवे फिर आप कौन सा यूज़ करती हैं पाकिस्तान में? फाइवर के लिए मैं पेयोनीर यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अपवर्क के लिए जो है ना ऑप्शन है पेयोनीर का भी, लेकिन अपवर्क में ये भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट अपने पाकिस्तानी अकाउंट में मंगवा सकते हैं।
तो मैं Right. डायरेक्ट अपना पाकिस्तान अकाउंट कोई मंगवाती हूँ। स्पेशल बैंक है या फिर सारे बैंक अकाउंट में नहीं, ऑफर, सारे बैंक अकाउंट यानी कि पाकिस्तान की जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्ट भी हम पेमेंट मंगा सकते हैं, अपवर्क से। अपवर्क से मंगवा सकते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान को अब सपोर्ट करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फाइबर पे फिर हमें, पियोनीर की जो है ना हेल्प लेनी पड़ती है। और फिर वो तो डॉलर, उसमें तो फिर पीके में दे, उसमें तो डॉलर अकाउंट खुलता है हमारा, जी जी बिल्कुल। तो फिर पीके में यहाँ मिलते हैं, फिर वो इतनी कटौती भी होती होगी। थोड़ी सी होती है, जैसे कि अब फाइवर पे हमारे $100 हैं, एग्जांपल दे रही हूँ मैं। $100 हम पेयोनीर में विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, सही। तो $100 पेयोनीर में मतलब फर्स्ट विड्रॉवल पे हमारे, अगर हम आज विड्रॉ कर रहे हैं, 2 दिन बाद दोबारा कर रहे हैं या 4 दिन बाद दोबारा कर रहे हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन जब जब हम विड्रॉ करेंगे फाइवर की तरफ से $3 डिडक्ट होंगे अच्छा, हर विड्रॉवल तो ठीक है, अगर $100 है और $3 जा रहे हैं तो 3% हुआ। लेकिन अगर आप $50 विड्रॉ ले रहे हैं और 3 माइनस हो रहे हैं तो 47 आएंगे। हाँ, तो 47 के 6% हो गया तकरीबन। ठीक है, मतलब अगर 50, $3 आपकी फीस, मतलब फीस है फाइवर की, आप 1000 विड्रॉ लेंगे तब भी $3 ही माइनस होंगे। ठीक है। लेकिन पेयोनीर के अंदर आने के बाद $3 तो फाइवर ने माइनस की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर हमारा चल रहा है 278 अभी चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब पेयोनीर से हम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले रहे हैं, सही। तो हमें 278 का रेट नहीं मिलेगा, हमें ₹3 या ₹4 कम रेट मिलेगा। वो तो है, वो तो है। तो एक वहाँ पर हमारे जो है ना मतलब डिडक्शन हो जाती है बस, और बाकी कुछ नहीं है। पायोनियर का कार्ड जो है हम डायरेक्टली किसी भी एटीएम से लगा के भी पेमेंट निकाल जी सकते जी, हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि पेयोनीर के कार्ड पे जो है ना फिर हमें एनुअली जो है ना अमाउंट जो है हमारा डिडक्ट होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल एटीएम कार्ड्स में भी सही। होता है। तो पर्सनली कहती हूँ कि ना यूज़ करें, डायरेक्ट बस पेयोनीर का अकाउंट जो है ना यूज़ कर लें, अपने बैंक अकाउंट से अटैच कर लें, दैट्स इट। कार्ड की इतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन होता है, हम पेयोनीर में भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं अगर कार्ड नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर हमें गिग बनानी हो फाइबर पे तो उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक है? फाइवर पे गिग बनाने की टिप्स एंड ट्रिक ये है कि आप प्रॉपर एसईओ करें। अब एसईओ किस सेंस में करें? जो न्यूबीज जो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि बस किसी भी टॉपिक पे गिग बना देते हैं। लाइक अगर उनकी निश है वेब डिज़ाइन की, तो वो टाइटल बना देते हैं, भाई आई कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, इस तरीके का कुछ भी अपनी मर्जी का टाइटल बनाकर जो है गिग बना देता है। ऐसा नहीं करना, रॉन्ग। क्यों? सही। हमें सर्चिंग करनी पड़ती है कि अगर हमारा ये मेन कीवर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो अगर मेरा मेन कीवर्ड है इंस्टाग्राम एड्स का, ठीक है। और इंस्टाग्राम एड्स पे जो है सर्विसेज, हमने पहले देखनी है कि सर्विसेज कितनी है, यानी कि हमारा कंपटीशन कितना है, हम कितने लोगों को कॉम्पीट कर ऊपर आ सकते हैं। अब सर्विसेज ही अगर उसके अंदर 20,000 है तो हम एज अ न्यूबी तो ऊपर इतनी जल्दी नहीं आएंगे, हमें टाइम लगेगा। तो हमने सर्चिंग में ये देखना होता है कि ऐसा कीवर्ड फाइंड करना होता है अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जिसकी सर्विसेज कम हो। कम से मुराद 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, इससे ज़्यादा ना हो। पहली चीज़ ये होती है गिग बनाते वक्त उसके टाइटल को जो है ना मतलब अपने कीवर्ड को टारगेट करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने अगर कोई कीवर्ड फाइंड कर लिया ऐसा जिसमें सर्विसेज 600 सर्विसेज वाला भी कीवर्ड मिल जाता है, 800, 1200, 2000, लेकिन ये देखना है कि उसमें ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक ही नहीं है तो वो 600 के अंदर आप कॉम्पीट करके सबसे ऊपर आगे बैठ जाए। तो क्या ऐसा टूल नहीं है कि जिससे हम ये सारी चीज़ें चाहिए? तो अपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताया कि एसईओ करनी है और फिर उसकी रिसर्च करनी है, तो क्या ऐसा टूल नहीं है इसका कि जिसको हम यूज़ करके कर सकें? ये सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा? सर्चिंग तो हमें मैनुअली ही करनी पड़ेगी कीवर्ड की, कि सर्विसेज कौन से कीवर्ड पे कितनी है, लेकिन किस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है इसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं फाइवर क्विक व्यू के नाम से। सही। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हर एक गिग को खोले बगैर हमें ये पता चल जाता है कि इस गिग पे कितने इनक्यूज है। इनक्यूज का मतलब ये है कि करंट कितने ऑर्डर एक्टिव हैं इस पर्टिकुलर गिग पे। तो हमें मैनुअली करने से हमारा टाइम बच जाता है। एक एक को खोल कर देखने से बेहतर है कि हम पहले से देख लें। उसके ऊपर गाड़ियाँ बनी हुई आ जाती हैं ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक का आइकन उन्होंने गाड़ी के उससे जो है ना मेंशन किया हुआ है। जितनी गाड़ी के आगे जितनी जो है ना रेंज लिखी हो 5, 6, 7, इट मीन्स के उतने इनक्यूज है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जितनी ज्यादा गाड़ियां हैं गिग्स पे मतलब ट्रैफिक उतनी ज्यादा है, ठीक है। जितनी कम जो है ना गाड़ियां हैं ट्रैफिक उतनी कम है। और अगर आप फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली एक एक गिग को खोलकर भी देख सकते हैं। पहले हम ऐसे ही करते थे, ये तो एक्सटेंशंस अभी आई हैं। और
मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जिस भी वेब ब्राउजर में आपका फाइवर अकाउंट है उसमें ये फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन ना डालें, ठीक है। फॉर सेफ्टी। फाइवर डिटेक्ट कर ले और फिर उसने जो है ना आपका अकाउंट बंद किया हाँ। तो फिर इसमें भी इशू आ सकता है। आप फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन किसी दूसरे ब्राउजर में डालें, मतलब गेस्ट ब्राउजर बना लें या कोई और ब्राउजर बना लें ठीक है, जिसमें आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और सर्चिंग उसी ब्राउजर में करें, सही। तो ये एक ईजी हो जाता है। दो ब्राउजर बना ले जिसके अंदर एक्सटेंशन लगाने। इस तरह का मैंने सुना अपवर्क में भी कोई ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें हमें कोई हमारे कीवर्ड, यानी कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और कोई प्रोजेक्ट आए मुझे पता चल जाए ऑटोमेटिक, इस तरह का कोई एक्सटेंशन उसमें भी मौजूद है कोई अपवर्क में? वेल इस तरीके की एक एक्सटेंशन इस तरीके की तो नहीं, लेकिन रिफ्रेश की एक्सटेंशन है कि ऑटो रिफ्रेश लगा लेते हैं लोग, सही। लेकिन मैं एहतियात बरतती हूँ, मैं मना करती हूँ कि ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम अपने अकाउंट के साथ क्यों रिस्क लें जिसको हम ठीक है। इतना रन कर रहे हैं। तो हम इस तरह से नहीं कर सकते 2 अकाउंट बना लें और एक में ये होशियारियाँ कर लें? दोनों बंद हो जाएंगे। कैसे रन हो जाएंगे? पकड़ लेगा वो, आईपी बेस पकड़ लेगा? बिल्कुल आईपी से ट्रैक कर लेते हैं। मतलब अगर आपको 2 अकाउंट चलाना है, मुझे एक ही घर में, जैसे मुझे अपना अकाउंट चलाना है और मेरी सिस्टर को अपना अकाउंट चलाना है, ठीक अब 2 अलग अलग लोग तो हैं, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना इंटरनेट अलग रखना पड़ेगा। मैं अपना इंटरनेट अलग रखूंगी, मेरी सिस्टर अपना इंटरनेट अलग रखेंगी, उनका फ़ोन नंबर अलग होगा, उनका CNIC अलग होगा और उनका लैपटॉप भी अलग होगा, ताकि जो है मतलब फाइवर या अपवर्क जो भी है वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो इनकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि बिल्कुल। मतलब इंटरनेट अलग होना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं है, ये जो आपने बताया मैं रिवाइज करता हूँ। इंटरनेट मुझे समझ में आया कि ताकि आईपी डिफरेंट हो जाए, उसका लैपटॉप डिफरेंट होना चाहिए, उसका NIC डिफरेंट होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और फिर कमरा भी अलग कर देते ताकि लड़ाई ना हो। कमरा अलग करने की नीड नहीं है, अगर आप लोग में मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो कमरा अलग ना करें। यही रह गया तो कमरा भी अलग कर देते ताकि आराम से हमारा काम हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट्स दे रहे होते हैं कि हम तो 2 बना लेते हैं, हम तो 4 बना लेते हैं, फिर कुछ दिन में उनके सारे अकाउंट्स बंद हुए होते हैं। ये चीज़ मतलब न्यूबीज बहुत मिस्टेक करते हैं ये वाली, खासकर फाइवर में। फाइवर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अपवर्क पे फिर भी कहीं ना कहीं हमें छूट मिल जाएगी हल्की फुल्की सी, लेकिन फाइवर ने हल्का सा भी पकड़ा ना कि आपने ये गलती की है तो आपका अकाउंट उसी वक्त, भले आपके जितने भी उसमें अमाउंट हो, भले आप जितना भी टॉप रेटेड सेलर क्यों ना हो, सही। फिर 3 महीने बाद आपका अकाउंट सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है, आप अपने पैसे निकाल लें। जिस वक्त आप पैसे निकालने लगेंगे वही बात है, जब पैसे मांगेंगे तो पता चलेगा। मैंने एक चीज़ और देखी, कुछ लोग गिग्स बनाते हुए ना वो डिज्नी के डिज़ाइन लगा देते हैं, उस पर आपकी क्या रिकमेंडेशन है? गिग इमेज बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है क्लिक फैक्टर में। लाइक जब हम आपकी सर्विसेज आ रही हैं क्लाइंट के सामने, तो उसके सामने सिर्फ आपकी 2 चीज़ें हैं, एक आपकी गिग इमेज है और एक आपका टाइटल है। अब टाइटल तो वो पढ़ के उसको समझ आ गया कि भाई आप ये सर्विस दे रहे हो या आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, लेकिन जब वो गिग इमेज देखता है तो आपका इंप्रेशन अगर यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा, अगर गिग इमेज आपकी अच्छी नहीं है तो गिग इमेज आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब के लिए कि भाई क्लिक बेट थंबनेल होने चाहिए, तो ऐसे ही फाइवर के लिए भी यही है कि गिग ऐसी हो कि क्लाइंट खुद आके क्लिक करे, फिर वो फर्दर रीड करे कि भाई डिटेल्स क्या दी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं नहीं हो रही एक्सेट्रा। अच्छा, मैंने देखा कैनवा पे गिग्स मेरे ख्याल है उनकी इमेजेस बनी हुई भी होती हैं, उसको आप री एडिट करके, तो उसके लिए प्रो अकाउंट चाहिए कैनवा का या फ्री अकाउंट में भी काम हो जाएगा? फ्री में भी अकाउंट्स में भी काम हो जाता है अगर आपके पास प्रो नहीं है तो, लेकिन एक ये केस मेरे सामने आ चुका है कि मेरी ही एक स्टूडेंट ने कैनवा के थ्रू ही गिग इमेज बनाकर अपलोड की थी और शायद वही गिग इमेज किसी और ने भी अपलोड की हुई थी, सिमिलर थी, मतलब सेम नहीं थी लेकिन सिमिलर, तो फाइवर ने उसका अकाउंट बंद किया है और कहा है कि आप इस गिग इमेज की PSD फाइल हमें दें, अगर आपने बनाई है तो प्रूफ दे सोर्स फाइल। अब जब आप कैनवा भी बनाओगे तो PSD कहाँ से लाओगे? कैनवा तो PSD देता है? फोटोशॉप फाइल नहीं देता ना कैनवा, अच्छा। PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, तो कैनवा PDF देता है, अच्छा PDF देगा SVG दे देगा, लेकिन PSD फाइल नहीं देगा, PSD नहीं देगा। और वो उन्होंने रिक्वायर्ड करा है PSD चाहिए। बिल्कुल, क्या अगर आपने ये बनाई है खुद से तो आप PSD दें। तो मेरे ख्याल से फोटोशॉप पे भी अगर बंदा बनाता है तो वो तो मेरे ख्याल से PSD सेव नहीं करता, वो भी JPG करके सेव करता है। जो अनप्रोफेशनल होगा वो नहीं करेगा, मैं तो मेरे पास तो अभी तक मेरी सारी फाइल सेव है, जो मुझे लगता है कि मुझे आगे जाके जो है ना फाइवर मुझसे मांग सकता है, लाइक गिग इमेजेस की या मेरे क्लाइंट से रिलेटेड जो होती हैं, क्योंकि क्लाइंट का भी अगर हम काम करते हैं तो PSD ही सेव करता है, क्योंकि वो कभी भी जो है ना चेंजेस मांग सकता है। आज उसने ऑर्डर अप्रूव किया, कल को बोलता है कि भाई ये चेंज करके दे दो, तो हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। कितने दिन का टाइम हमें फाइल, जैसे एक मेरे 2 सवाल इसमें बनेंगे, एक तो कितने दिन तक उसकी हमें फाइल संभाल के रखनी है, और हमारे पास क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की फाइल्स बहुत ज़्यादा होती है तो क्या हमें क्लाउड सर्विसेज भी लेनी चाहिए?
आप कैसे मैनेज कर रहे हो उसको? वेल ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम जो भी है उसमें हार्ड ड्राइव आपने कितनी रखी हुई, क्या कैपेसिटी है। अगर आपका काम उससे चल रहा है, लाइक आपने टीवी में ली हुई है, 1 टीबी ली हुई है, अगर आपका काम उससे चल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप क्लाउड सर्विस मैं रेफर करूँगी कि आप फिर वो लें। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि कब तक हमें वो फाइल रखनी चाहिए, अगर वो क्लाइंट की है तो मिनिमम 3 महीने तक तो रखें। अगर क्लाइंट आपसे वापस आके मांगता भी है काम, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप फाइल रखे हुए भी होती है ना आपके पास, तो क्लाइंट आपको पे कर चेंजेस मांग लेता है, तो आपका टाइम उधर बहुत ज़्यादा बच जाता है। कि अगर आपके पास फाइल होती है तो वो आपको वही $10 या $15 दोबारा देता है और बोलता है कि ये छोटी मोटी चेंजेस कर दो, या पिक्चर चेंज कर दो, ये टाइटल चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो। अक्सर ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट खुद ऐसे हैं कि पर डिज़ाइन मुझे $30 पे करता है और जो है ना बस हर हफ्ते या हर महीने आगे या महीने में 2-3 बार एक डिज़ाइन उसका टेम्पलेट रेडी है, मैं नहीं बनाया था, उसकी बस डेट चेंज करवाता है और मुझे हर बार $30 देता है। अच्छा, $30? जी, सिर्फ डेट चेंज वो करवाता है। असल में कंफर्ट हो जाता है ना आपके साथ, जी, तो जी, आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी में कोई ऐसी बात हमारे न्यूबीज को आप देना चाहें, कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो आराम से ऑनलाइन की दुनिया में आ जाए? मैसेज तो ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपने 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा और छोड़कर गिव अप करके आप बैठ गए, तो फिर आप ऐसे फ्रीलांसिंग तो किया, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, 10 साल हम स्कूल में लगाते हैं और फिर हमें मैट्रिक की डिग्री मिलती है। हम 2 साल पढ़ कर ही छोड़ दें, मज़ा नहीं आ रहा, मैट्रिक की डिग्री नहीं मिल रही है। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जब हम वहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट फ्रीलांसिंग को कम से कम 6-7 महीने तो देना, कि हमें यहाँ पर भी रिजल्ट मिलने में हमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। और अब तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तब तो फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा इन नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब तो हर एक दूसरे बच्चे को फ्रीलांसिंग का पता है, फाइवर का पता है, अपवर्क का पता है, freelancers.com का पता है। तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहे, काम मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, और जो है मतलब हम सब इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अपवर्क से, फाइवर से इतने सारे लोग कमा रहे हैं। इट मींस काम है तो कमा रहे हैं ना, प्रोजेक्ट्स हैं तो कमा रहे हैं। लेकिन बस क्या है कि टाइम टेकिंग चीज़ है थोड़ी सी। एंड में मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर मैं आ रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, तो मुझे कितने डॉलर्स मेरे पास होने चाहिए तो मैं ऑनलाइन की दुनिया में आ सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कुछ होना अपवर्क की भी चाहिए। तो फीस होती है। जी, अपवर्क की फीस है, फाइवर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अपवर्क की फीस है, लेकिन फीस भी इस कंडीशन में है कि हमें कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। जैसे फ्रीलांसर पे हमें जो है ना बिट्स के लिए बाय करने पड़ते हैं, ग्रुप पे भी हमें बाय करने पड़ता है। तो कनेक्ट्स बाय करने से पहले अगर आप एज अ न्यूबी है, तो न्यूबी अकाउंट में पहले जब एज अ न्यूबी अकाउंट अपवर्क पे बनाते थे तो 80 कनेक्ट्स फ्री मिलते थे। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद 50 कनेक्ट्स फ्री मिले। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अभी 50 मिल रहे हो या 60 मिल रहे हो, लेकिन है इसी रेंज में। तो ये मंथली है या वन टाइम है? वन टाइम है। फर्स्ट अकाउंट बनाने पर ना आपको ये फ्री मिलेंगे। और जो है जैसे प्रोजेक्ट पे है, हर प्रोजेक्ट के अलग कनेक्ट्स लग रहे होता है। किसी प्रोजेक्ट पे 1 कनेक्ट लगता है, किसी पे 2, किसी पे 4 और किसी पे 6, मैक्सिमम 6 कनेक्ट्स हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने होमवर्क कितना अच्छा किया है अपने प्रपोजल को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेके। क्योंकि जब आप उन 50 कनेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप 50 कनेक्ट 2-2 कनेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं, तो आप 25 प्रपोजल तो भेजेंगे ना। तो 25 में से किसी एक का भी जवाब नहीं आएगा, ऐसा मैं मान नहीं सकती। क्योंकि अपवर्क पे बहुत जल्दी जवाब आता है अगर आपका प्रपोजल सही है, क्लाइंट के मुताबिक है और पोर्टफोलियो अच्छा है। तो रिप्लाई तो करेगा, और मेरे ख्याल कनेक्ट रिवर्स भी हो जाते हैं अगर रिप्लाई करने पे। अगर आपका इंटरव्यू क्लाइंट ले रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, डायरेक्ट ऑफर नहीं भेजी उसने, इंटरव्यू कर रहा है, तो 10 कनेक्ट्स आपको मिलता है। जबरदस्त, कम से कम इंटरव्यू तक तो पहुंच जाए। बिल्कुल, इंटरव्यू मिलता है तो 10 कनेक्ट। अगर मिसाल के तौर पर आपने 25 प्रोजेक्ट भेजे और 25 में से आपको 4 का इंटरव्यू आ गया, 40 कनेक्ट्स वापस है। और फिर आप दोबारा प्रपोजल सबमिट, और कम से कम 6 महीने तक उनको लगे रहे, मतलब 6 महीने तक अपवर्क और फाइवर पर लगे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, उससे पहले ही उनको जो है ना सक्सेस मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पर जो है ना उनको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा लाजमी। लेकिन बस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन रहें। फाइवर अपवर्क को दिखे ना कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, ऑनलाइन है, एक्टिव है। नॉन एक्टिव यूजर को वो कैसे आगे लेकर जाएंगे? और गिग पे भी प्रॉपर, जैसे आपने कहा कि पूरी प्रॉपर एसईओ करें तो खुद भी रैंक कर रही होगी, इसी तरह से अपवर्क पे भी डेफिनेटली बात है कि वो जब आप प्रॉपर उसमें बिडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर उसमें हमने कीवर्ड डाले, हमने अपना पैराग्राफ प्रॉपर मैनेज किया, तो फिर वो रैंक भी कर। और कोशिश ये करें कि लेस देन 5 प्रपोजल पे अपनी बिड रखें। ठीक है।
आपने देखा कि भाई उस प्रोजेक्ट पे पहले से ही 20 प्रपोजल्स हैं, आपने फिर भी कर दी, तो वो 20 के बाद 21वां प्रपोजल आपका है, तो आपको वो कहाँ देखेगा जाके? वो तो शुरू में ही एक दो को देखकर जो है ना क्लाइंट ने उसको चूज कर लेना है। या फिर अगर कहीं अगर वो देख भी लेगा तो फिर आपकी प्राइस अगर फिर इतनी कम हो कि शायद फिर कंसिडर कर ले। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर, कि जो है ना इतना नीचे वाला प्रपोजल जाके जो है क्लाइंट देखे, बहुत रेयर। आप ऐसे प्रपोजल पे बिडिंग करें जिसमें लेस देन 5 प्रपोजल्स हों पहले से ही, और आपकी प्राइसिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत हाई नहीं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपका लेवल क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, मेंटेन ही नहीं है, कोई रिव्यू ही नहीं है, आपको अभी ट्रस्ट इशू है, क्लाइंट आपके साथ ट्रस्ट इशू होगा कि भाई आप काम करके दोगे नहीं दोगे, ऑन टाइम आपकी डिलीवरी होगी, आप डेडलाइन को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हमें ये होता है कि हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए उसको जिस हद तक हम जो है ना उसको जो है ना लो रेट्स दे सकते हो, हम वो देते हैं। न्यूबी के लिए कह रही हूँ, एज अ न्यूबी, और जो है ना सर्विसेज मतलब दे रहे होते हैं, जैसे कि फ्री मॉकअप, अनलिमिटेड रिवीजन, सोर्स फाइल, फॉर्मेट, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट्स, इस तरीके से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अपवर फाइवर की एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, फाइवर की जो गिग है, कुछ लोग ऑर्डर गेन करने के लिए गिग को सोशल मीडिया पे जो है ना नेक्स्ट शेयर। आने वाला था आपसे वो सवाल, मेरा सुन ले फिर आप अच्छा, डिटेल में बताएं, चल। क्योंकि वो मेरे दिल में रह जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो सोशल मीडिया पे गिग को शेयर कर रहे होते हैं, फाइबर पे फेक रिव्यू ले रहे होते हैं, इस पे आपका क्या फीडबैक है? आप इसको कैसे देख रही हैं? इसमें 2 सवाल हैं। एक ये है कि सोशल मीडिया पे गिग शेयर करना, दूसरा सवाल फेक रिव्यू लेना। पहले शेयर वाले सवाल का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। शेयर का मैं मना करती हूँ कि ना करें। इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप अपनी गिग शेयर करेंगे, शेयर करने पे क्या होगा कि अगर 10 लोगों को आपने ये शेयर की या 10 लोगों ने देखी, एग्जांपल दे रही हूँ, तो 10 में से 8 या 9 ऐसे होंगे जो सिर्फ देखने वाले हैं, क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट नहीं है, सही है, क्लाइंट एक होगा। हम जैसे ही लोग घूमे हैं बिल्कुल। और सारे ग्रुप में घुसे हुए हैं, क्लाइंट तो उस ग्रुप में होता ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 10 लोग आपकी गिग को जाके व्यू करेंगे, तो आपकी गिग पे 10 क्लिक्स आ गए, क्योंकि क्लिक आया, ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर नहीं आया। तो जब 10 क्लिक पे आपको एक ऑर्डर मिल रहा है या एक भी नहीं मिल रहा, तो फाइवर तो दूसरे को चांस देगा, आपको डी रैंक करेगा, क्योंकि आपने उसको कमा कर नहीं दिया, और दूसरे को चांस दिया कि भाई आप जो है ना ऊपर आओ, क्योंकि तुम्हें ऊपर रखकर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने रैंकिंग तो दी आपको, लेकिन आपने मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिया। तो ये चीज़ मतलब मैं मना करती हूँ शेयर नहीं करना, और मैं पर्सनली अपनी गिग्स कभी भी शेयर नहीं करती, शुरू से अब तक मैंने कभी शेयर नहीं किया। सही है। अब दूसरा सवाल आपका था कि फेक रिव्यूज का। फेक रिव्यूज ना लें तो बेहतर है। रिसेंट ही बेहतर नहीं, मतलब ना लें, लेना ही नहीं है वो। तो मैंने पोस्ट देखी है 200 रुपए का एक या 1000 रुपए बिल्कुल बिल्कुल 1000 रुपए के 5 ऐसे की पोस्ट आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रिसेंट ही फाइवर ने, मतलब ये 2 तरीके के हमारे अकाउंट्स होता है। एक अकाउंट होता है ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली हम रन कर रहे होते हैं, जिसमें कोई हमने फेक रिव्यू नहीं लिया होता। दूसरा अकाउंट होता है हमारा इनऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें हम फेक रिव्यूज ले लेते हैं। सही। तो जब हम फेक रिव्यूज लेते हैं ना, तो ये जो इनऑर्गेनिक अकाउंट्स हैं, ये कुछ 95% फाइवर ने रिमूव किया है रिसेंट ही फाइवर की अपडेट ने। ठीक है। अपडेट आई है, उन्होंने आईपी एड्रेस को चेक किया है कि आईपी कौन सी है, और उन्होंने जो है हमारे 95% अकाउंट्स रिमूव किया है। ऐसे अकाउंट्स जो फेक रिव्यूज लेकर ऊपर गए थे। जो ऑर्गेनिक अकाउंट थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, मेरा अपना ऑर्गेनिक अकाउंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेक रिव्यूज ना लें, वो इसलिए ना लें क्योंकि जो है आईपी अब फाइवर डिटेक्ट करता है, यानी कि जो रिव्यू दे रहा है उसकी आईपी डिटेक्ट कर लेगा। बिल्कुल। वो भले यूएस के रिव्यू दे रहा है कि भाई मैं यूएस कंट्री का दे रहा हूँ, यहाँ का दे रहा हूँ, लेकिन देगा तो आईडीपी से ही ना, रिमोट डेस्कटॉप सही देगा ना, वैसे तो नहीं दे सकता, यूएस में तो खुद नहीं बैठा हुआ। सही। तो जब वो आई थिंक वीपीएस से देता है मेरे ख्याल से, उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो वीपीएस कहते हैं उसको। आई थिंक वीपीएस से भी देता होगा, लेकिन आईडीपी के थ्रू भी हम जो है ना फेक आईपी एड्रेस जो है ना जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन फाइवर इसको भी डिटेक्ट अब कर रहा है, पहले नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है। अगर आपको फेक रिव्यू चाहिए तो फेक रिव्यू, मतलब इसको वीवीआरओ कहा जाता है, लोग कहते हैं वीवीआरओ। फेक रिव्यू अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ओरिजिनल लें। ओरिजिनल कैसे? अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा बाहर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन जगहों पे अगर बैठा है, तो उससे बोलें कि भाई
ऑर्डर लगा दो ऑर्डर लगा दे, और रिव्यू दे या अपनी टीचर को बोले ऑर्डर लगा दे। टीचर कैसे लगाएंगे? अगर टीचर बाहर है तो लगा दें। टीचर जैसे आप जैसे टीचर फाइबर पे होंगी तो जी वो जी आपसे ऑर्डर प्लेस भी तो करा सकता है, नहीं होगा क्योंकि वो फिर सेम कंट्री आ जाएगा। सेम कंट्री का इशू आ जाएगा, पहली चीज ये। और अगर आपका सेलर अकाउंट है तो कोशिश करें कि उसको सेलर ही रखें, बायर में कन्वर्ट ना करें। हाँ, ये एक पॉइंट ये है क्या, क्योंकि अगर वो ऑर्डर प्लेस करने में भी लग गया तो वो लेकर आउटसोर्स कर रहा है सारी सर्विस। हाँ, मतलब कर ले, 1-2 कर लिया, 2-3 कर लिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बाइंग की भी सर्विस लेनी है तो फिर आप नया अकाउंट नया बनाएं account। बायर के लिए, लेकिन उसके लिए वही नया आईपी, नया इंटरनेट, नया लैपटॉप, नया सेल फोन, और ये नया सारी और चीजें नया रूम, सारी चीजें अलग-अलग सारी होंगी। चीजें नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा आपका यहाँ आने का, और बहुत अच्छी आपसे कम्युनिकेशन हुई है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली फाइबर अपवर्क के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में, और जो है लोगों को जो है, मतलब मुझे भी खुशी हुई लोगों से अपनी जो है ना नॉलेज शेयर करने में। तो अगर इनको कोई और भी सवाल हो आपकी ऑडियंस को या जो है मेरी ऑडियंस को, तो वो मुझसे पूछ सकते आपका हैं। प्रोफाइल हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, अगर आप Sure. इजाज़त दें, फेसबुक का प्रोफाइल और आपका यूट्यूब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो बिल्कुल जो बिल्कुल व्यूवर्स को अगर कोई सवाल होगा तो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन करें। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो न्यूबीज़ हैं वो पहले कैनवा पे चले जाएं, फिर फोटोशॉप पे जाएं। दूसरी बात इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई, अगर आप फाइबर पे हैं या अपवर्क पे हैं तो आप पहले उसकी एसईओ करें और उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करें, मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन को डिटेल में डालें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कर दें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।